ओके, सो नेक्स्ट थियरी हमें क्या देखनी है? पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट चैप्टर में ही डिस्कस कर लिया था क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी हमने दो केस देखे थे, याद हो तो। एक जो एक्सिस है वो, और दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट। और डाइपोल मतलब दो चार्जेस से, याद हो तो, सेम चार्जेस से। सपोज यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, और उनके बीच में डिस्टेंस था ट्वाइस ए। करेक्ट, याद आया? लास्ट चैप्टर में हमने देखा था ना। और डाइपोल मोमेंट की भी बात की थी हमने कि उसकी जो डाइपोल की कैपेसिटी होती है, इट इज डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टी डाइपोल मोमेंट, जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, वो तो याद है ना? ओके, तो अब उसकी वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, इसकी वजह से वो देखना है। समझ में आ गया? ओके, चलो। So as we learnt in the last chapter, an electric dipole consists of two charges plus q and minus q separated by a small distance twice a. This we have seen, okay, कि twice a distance है। यहाँ पे थोड़ा vertically दिखाया गया है, कोई बात नहीं, vertically देखेंगे, otherwise हम अपनी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल तो लास्ट चैप्टर में पढ़ लिए। तो सपोज हमारा ये एक चार्ज है और ये एक दूसरा चार्ज है। सो चार्जेस की वजह से, सपोज दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज, और उनके बीच में ये जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट? ट्वाइस ए। ये डिस्टेंस कितना है? ट्वाइस ए। और बीच में यहाँ पर ओरिजिन है, एंड ऑब्वियसली ओरिजिन कितने डिस्टेंस पर होगा? हाफ डिस्टेंस पर, मतलब कि ए डिस्टेंस पर होगा। डन, ये हमने देखा था, यही तो हमें पता था। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कौन सी थी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल सपोज हम डिनोट करते थे पी से, याद हो तो। सो हम यहाँ लिखा देते हैं पी से डिनोट करते थे, सो वेक्टर लाइक दिस। तो पी की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? से नेगेटिव टू, हमेशा कौन सी होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ होता, पॉजिटिव यहाँ होता, तो ऐसे हो जाता। डन? अच्छा, चलो, इतना तो हमने देखा था। अभी हम देखते हैं कि इसकी वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट होता है, इसकी वजह से। ओके, तो सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल क्रिएट कितना होता है उसके लिए तो क्या करना होगा हमें कि एक इनफाइनाइट से चार्ज को लाना होगा हमें, कहाँ पर? कोई एक पॉइंट पर। तो वो पॉइंट हम से डिफाइन कर लेते हैं। ये हमने डिफाइन कर लिया एक पॉइंट, ये पॉइंट डिफाइन कर लिया। सो ये पॉइंट कोई भी नाम दे दो, ए पॉइंट सपोज। ओके, तो ये पॉइंट ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर है। डन? ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। तो अब ये पॉइंट पर हम लाएंगे, जो भी हमारा चार्ज होगा उसको इनफाइनाइट से कहाँ लाएंगे? ये पॉइंट पर लाएंगे। ओके, तो इनफाइनाइट से यहाँ पर लेके आएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों कुछ वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि ये लोग हैं ऑलरेडी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, और जो वर्क है दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज दी पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम 1 यूनिट कूलम और से यूनिट चार्ज लेकर आते हैं वो जगह पर, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्टैटिक पोटेंशियल। डन? ओके, तो अब यहाँ लेके आते हैं। तो उसके लिए तो हमें हमारा फॉर्मूला है, क्या है पोटेंशियल का फॉर्मूला? के क्यू बाय आर। यूनिट के लिए, यूनिट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय आर फॉर्मूला था हमारा, क्योंकि वो जो दूसरा क्यू था वो तो क्या था? 1 कूलम। याद आया ना? कल हमने डिराइव किया था, ना, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। डन? ओके, तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिराइव। तो सपोज के क्यू बाई आर, तो आर हमें पता होना चाहिए। तो सपोज ये पॉइंट से भी डिस्टेंस यहाँ पर मान लो कि है आर, कुछ भी मान लो, R1 मान लो, और
ये पॉइंट से डिस्टेंस मान लो से r2, तुम इसको r2 इसको r1 भी मान सकते हो। और सपोज ये एंगल गिवन है, ये एंगल है थीटा। डन। ओके, r1 r2 कितना है वो तो हमें पता नहीं, हमें सिर्फ गिवन क्या होगा कि तुम्हारा पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है मतलब जहां पर भी है, जैसे मेरा पॉइंट है ए पर लाना है मुझे चार्ज को, तो पॉइंट है ए, तो ए की पोजीशन वेक्टर गिवन होगी, मतलब ए के लिए ये पोजीशन वेक्टर आर और थीटा की वैल्यू गिवन होगी कि तुम्हारा आर और थीटा ये है, वो पॉइंट पर तुम्हें लाना है। मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पता है मुझे, आर पता है और थीटा पता है, मतलब क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पता है कि मुझे ये पॉइंट है, लेकिन ए से ये डिस्टेंस कितना है वो सब हमें अभी पता नहीं। डन। अब वो पता करने के लिए एक जियोमेट्री का कंसेप्ट यूज होता है। जियोमेट्री में एक कंसेप्ट है, क्यों स्कूल नहीं जाते क्यों? अच्छा, कल तुम्हें ऐसा लगा मैथ्स है? क्यों? फिर भी कहाँ लास्ट फ्राइडे सैटरडे भी कहाँ कंटिन्यू मैथ्स किया था, यही चल रहा है ना हमारा। फिर मेरा शेड्यूल अलग था, आज वापस बायो का टेस्ट है, वापस इसलिए फिर मैंने अपना टेस्ट भी नहीं दिया तुमने? हाँ। तो कब दोगे? वेडनेसडे को टेस्ट था। आपका टेस्ट खत्म होता है, बायो को खत्म होता है, आपका तो टेस्ट में मेरा चलता है। अच्छा चलो, सो जियोमेट्री का एक हमारा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है जियोमेट्री का? कि सपोज दो लाइनें हैं, ये एक छोटी लाइन है और ये बड़ी लाइन है, तो ये छोटी लाइन और बड़ी लाइन के बीच में अगर एंगल बहुत छोटा सा हो, यहाँ पे दिख रहा है ना एंगल छोटा सा, ओके, तो छोटी लाइन और बड़ी लाइन के बीच में एंगल अगर बहुत छोटा, ये जियोमेट्री का कंसेप्ट है। ओके, सो छोटी लाइन और बड़ी लाइन के बीच में एंगल, इफ दैट एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद तुम्हें यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, सपोज ये ए था और ये बी है। ओके, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वेयर दैट परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट द बिगर लाइन एट से सी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी लेंथ ए बी की होगी ना, उतनी ही लेंथ ए सी की होगी। ये जियोमेट्री का कंसेप्ट। क्या कि दो लाइनें हैं, एक छोटी और एक बड़ी, अगर उन दोनों के बीच का एंगल छोटा है देन एंड ओनली देन, अदरवाइज नहीं। ओके, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों लेंथ क्या है, सेम हो जाएगी, कि जितनी ये छोटी लेंथ है ये भी उतनी हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी? अरे एंगल बहुत छोटा है इसलिए हम ले सकते हैं, और अदरवाइज बड़ा एंगल है, ये छोटी लाइन है और ये बड़ी लाइन है, लो तो ये तो बड़ा एंगल है। अब यहाँ से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो लग रहा है क्या कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है? नहीं लगेगा। डन, समझ में आ गया? तो ये कब ले सकते हैं? then and then when एंगल इज वेरी 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 स्मॉल। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके, पक्का ना? हाँ चलो, तो ये कंसेप्ट देखा हमने। अब हम यहाँ पर डाइपोल वाले केस में हम लेते ही ऐसा है क्या कि दिस आर डिस्टेंस इज वेरी वेरी बिगर देन दैट ऑफ द ट्वाइस ए। हमने यहाँ क्या लिया है? r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ट्वाइस ए। दिखता तो नहीं है, तो वो तो तुम्हें अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैंने ऐसे बड़ा बनाया है, अदरवाइज क्या है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है। ओके, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? ट्वाइस है, और ये मेरा पॉइंट है। ओके, तो ये ओरिजिन से यहाँ पर ये है r, तो ऐसे है, तो देखो एंगल छोटा है, ये जो r डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी बिगर देन ट्वाइस ए। ऐसा है एक्चुअल में, वो तो मैंने तुम्हें जूम करके ऐसे फिगर बताई है सो दैट तुम्हें समझ में आए। समझ में आ गया पक्का? तो ये तो वही केस हो गया ना, ये छोटा वाला, कि ये दोनों के बीच का एंगल, ये और इसके एंगल भी छोटा है, ये और ये इसका एंगल भी छोटा है। देन पक्का? ओके चलो, तो ये इसके लिए भी पढ़ लेते हैं। देखो, इट्स टोटल चार्ज इज 0। इसका डाइपोल का ऑलवेज टोटल चार्ज 0 होगा। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्योंकि सेम चार्जेस होते हैं, +q -q, या फिर 2q होंगे तो +2q और -2q, लाइक दैट सेम चार्जेस होंगे। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डाइपोल मोमेंट वेक्टर p whose magnitude is q
ट्वाइस ए। हमने लास्ट चैप्टर में इसको डिफाइन किया था डाइपोल मोमेंट को, कि अगर इसको हम डिफाइन करें तो क्या होगा, ट्वाइस ए क्यू, और ये जो ए है इसके ऊपर हम ऐसे वेक्टर क्वांटिटी रखते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट है, और डाइपोल मोमेंट है मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑलवेज। तो ऐसे हम रखते थे, वही चीज बताई गई है। एंड विच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम -q to +q। यस, we also saw that the electric field of a dipole at a point, मतलब क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड of a dipole at a point with position vector r depends not only just magnitude r but also the angle between r and p। yes, तो सिर्फ और सिर्फ r कितने दूर है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओरिजिन से कितने एंगल पे वो भी फर्क पड़ता है। मतलब ये दूरी तो मैटर करती ही है, साथ साथ में तुम यहाँ पर हो, कितने मुड़े हुए हो, मतलब ये जो एंगल कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। डन, ओके। सो डाइपोल मोमेंट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ओके वो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अच्छा ठीक है, नाउ फर्दर द फील्ड फॉल्स ऑफ एट लार्ज डिस्टेंस नॉट 1/r² बट एज 1/r³। तो ये तो हमने देखा था ओके लास्ट चैप्टर में देखा था कि वो r² से नहीं r³ से वेरी करता है। वी नाउ डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड इन कॉन्ट्रास्ट इट विद द पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। मतलब अभी पहले तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट डे तो तुम थी तो उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की थी। वो क्या था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि कोई भी चार्ज Q को इनफाइनाइट से कोई एक पॉइंट पर लाने के लिए हमें कोई काम करना पड़ता है, और ये काम ही उस चार्ज में स्टोर हो जाता है एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसमें। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है, वहां पर हम Q चार्ज को या पर्टिकुलरली 2Q चार्ज, 3Q चार्ज, 10Q चार्ज पर्टिकुलर चार्ज को लेके आते थे, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के केस में हम यूनिट चार्ज को लेके आते हैं। ओनली दैट इज द डिफरेंस। यूनिट चार्ज को लेके आते हैं मतलब 1 कूलम चार्ज को लेके आ गए इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, और यही काम उसके अंदर स्टोर होगा एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, तो दैट इज दैट। नाउ अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मतलब डाइपोल की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और क्या होगा वो सब हम देखते हैं। अभी डाइपोल है, फिर नेक्स्ट केस में हम ये दो है, अगर एक ही होता तो क्या होता, या तो फिर एक से दो से भी ज्यादा होंगे तो क्या होंगे, वो सब नेक्स्ट थियरीज में आगे आगे देखेंगे, लेकिन अभी डाइपोल के लिए डिस्कस करते हैं। So as before we take the origin at the center of the dipole, पहले जैसे ही हम सेंटर पे लिया है डाइपोल का ओरिजिन। Now we know that the electric field obeys the superposition principle। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करती है, लास्ट चैप्टर में हमने देखा। मतलब क्या कि कोई एक दोनों पॉइंट एक साथ नहीं आ रहे हैं, दोनों पॉइंट एक साथ आ रहे नहीं है, पहले एक आ रहा है फिर दूसरा। डन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो +q और -q को भी कहीं से तो लाना पड़ेगा ना, तो वो जो जहां से ला रहे हैं ना ऐसे एक साथ नहीं लेके आ रहे, पहले एक लेके आए फिर दूसरा लेके आए, वैसे लेके आ रहे। ओके, सो नाउ वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड obeys the superposition principle since potential is related to the work done by the field। पोटेंशियल तो रिलेटेड है वर्क डन से ही, ओके, बाय द फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आल्सो फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, डन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट ही है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आल्सो फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। डन, अच्छा चलो। So thus the potential due to the dipole is the sum of the potential due to charges plus q and minus q। तो इसीलिए क्या होगा कि पहले तो मैं क्या ला रहा हूं, प्लस q को ला रहा हूं, पहले क्या ला रहा हूं, प्लस q को ला रहा हूं इनफाइनाइट से पर्टिकुलर पॉइंट पर। ओके, तो प्लस q को ला रहा हूं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सपोज प्लस v1 बोलते हैं, तो v1 इज इक्वल टू प्लस q को ला रहा हूं तो k q डिवाइडेड बाय, देखो k q डिवाइडेड बाय
अभी मैं जहां ला रहा हूं, ओके, ये डाइपोल है, अब मैं ला कहां रहा हूं, मेरे चार्ज को, पोटेंशियल तो 1 कूलम चार्ज को मैं कहां ला रहा हूं, ए पर ला रहा हूं। डन। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, मतलब ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क होगा मेरा कौन सा, V1। और फिर 1 कूलम चार्ज को मैं वापस ला तो कहां रहा हूं, ए पर ही ला रहा हूं, लेकिन 1 कूलम चार्ज पर माइनस क्यू की वजह से भी तो फोर्स लगेगा, वो फोर्स को भी अपोज करने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब वर्क फिर से आ गया। ओके, तो वो दोनों वर्क का क्या करेंगे, हम समेशन करेंगे, क्योंकि 2 वर्क करने पड़ेंगे ना, क्योंकि 2 बार एक्सटर्नल फोर्स है। जैसे कल हमने देखा था क्या, कि ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है P, तो R से P पर जा रहे हो तुम, तो R से P पर जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा था, वही था हमारा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो कोई भी चार्ज हो, तो अगर यूनिट चार्ज R से P पे जा रहा है तो वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर हमने बोला था ये 2 पॉइंट है, तो हम इसको इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, तो हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट टू P पर आ रहे थे, इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम 0 कंसीडर की है फॉर द इजीनेस। तो अगर इनफाइनाइट से P पर आ रहे हैं उस केस में, तो सपोज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज Q था, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारा एक्सटर्नल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यही हमने देखा था। और हमने एग्जांपल नहीं लिया था, ये 5 न्यूटन हो तो ये होगा 5.0001 न्यूटन, ऐसे, तभी तो नजदीक जाएगा, वो वाला ही केस है। तो यहाँ पर भी वही केस है, पहले ये Q था ना, वैसे ये Q है, और अब मैं ला रहा हूँ 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से A पर, तो क्या होगा, तो होगा KQ डिवाइडेड बाय R डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस कितना है हमारा, R1, और से R2 है, चलो ठीक है R2, ओके, लेकिन 1 के लिए 2 मजा नहीं आएगी, तो व्हाट वी विल डू, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ऐसा कर देते हैं। डन। ओके, तो फिर सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1। एंड वैसे ही सेम हम करेंगे V2, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, K माइनस Q डिवाइडेड बाय R2। डन। इनका क्या करना है, सम करना है, क्योंकि 2 है ना, अगर तीसरा होता तो 3 करते यार, उसमें क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही तो है। ओके, सो नाउ अब इनका हम प्लस कर देंगे, तो देखो ये हमने किया हुआ ही है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, लेकिन फिर जरूरत पड़ेगी। अच्छा ठीक है, इसलिए मैं हम यही करते हैं, नया पेज नहीं ले रहे। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू V1, ये सारे स्टेप दिखा नहीं ना बुक में, तो डायरेक्टली लिख दिया है, V1 प्लस V2, ये क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाय R1 प्लस, और ये माइनस है तो चलो माइनस डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस KQ डिवाइडेड बाय R2। KQ कॉमन आ जाएगा, यस, तो KQ कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। डन। अब ये तो मिल गया मुझे, अगर R1 और R2 ढूंढना हो तो, क्योंकि R1 और R2 तो मुझे पता है नहीं, तो यहाँ पर हम थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। चलो, where the R1 and R2 are the distances of the point P from, point P बोला है हमने, ये बोला है whatever, okay, plus Q and minus Q respectively. Now by the geometry ये लेके आ गए, 1 मिनट, ठीक है, हम अपनी तरफ से करते हैं क्या, जियोमेट्री। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था क्या, कि 2 लाइनें हो, एक छोटी एक बड़ी, तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और उनके बीच का एंगल अगर छोटा होगा तो दोनों लेंथ हम क्या लेंगे, सेम। ओके, तो हमने बोला है ना कि ये R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ट्वाइस है, तो मतलब कि ये दोनों क्या है, छोटे ही एंगल है। डन। छोटे एंगल है, तो छोटे एंगल है तो कैसे करेंगे, तो सपोज दिस लाइन इज स्मॉलर एंड दिस लाइन इज बिगर, तो से हम क्या बोल रहे हैं कि R1 इज ग्रेटर देन R, मतलब ये बड़ी लाइन, सॉरी, R1 इज लेस देन R, मतलब ये छोटी लाइन, अगर एक्चुअल सेंस में देखा जाए, यहाँ पर देखो, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो R1 से R छोटा है। ओके, हमने एक्सेक्ट डायमेंशन से नहीं लिखा है, अदरवाइज ऐसे ही होता। ओके, R1 से R छोटा है, तो हम क्या करेंगे, छोटी लाइन से, R बड़ा है ना, R1 से R1 छोटा है, हाँ मतलब वही बोल रहा हूँ, R1 छोटा है R से, ऐसा बोल रहा हूँ।
शायद मैं बोलने में आगे पीछे कर दिया हूँ। क्या बोल रहा हूँ, R1 छोटा है R से, ऐसा बोल रहा हूँ। डन, दिखाई दे रहा है? देखो ऐसे ही तुम्हें यहाँ पर लेंथ दिखाई दे रही है, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये उससे भी बड़ा है, हाँ वैसे ही लग रहा है ना? तो वही मैं भी वही बोल रहा हूँ। ओके, कि R1 छोटा है, फिर उससे बड़ा R, फिर R2। तो अगर ये दोनों की बात करें R1 और R2 की, तो मैंने लिखा तो वही है। देखो शायद मैंने बोला गलत हो, लेकिन करेक्ट कर लेते हैं। क्या R1 छोटा है, मतलब R1 छोटा है किससे? R से छोटा है। तो अगर R से छोटा है R1, तो फिर वहां पर हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहां से कहां ड्रॉ करेंगे, R1 से R पे या R से R1 पे? R से R, R1 से R। R1 से R पर, छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो R1 छोटा है तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर, तो ये छोटी है, ओके, और ये बड़ी है, तो इसीलिए सपोज हमने जो ड्रॉ किया ना, वो एक्चुअल में सपोज ये ऐसा ऐसा, समझ में आया? थोड़ा वो पॉइंट को थोड़ा ऐसा लेना था, हमने एकदम सेंटर में परपेंडिकुलर जैसे ले लिया है। ओके, तो ऐसा लिया, तो अब देखो कि ये क्या है, छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। डन, समझ में आ गए? पक्का? ओके, तो वो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये तो समझने के लिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी वही फिगर है। तो ऐसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब क्या, दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वही होगा ना, ये एंगल एंड ये एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा, अभी यहाँ 90 डिग्री हो तो क्या होगा, ये थीटा हमें पता है, तो cos थीटा क्या होगा? cos थीटा, इसका नाम दे दो, ये O था, इसको M नाम दे दो। ये क्या है, A दिया है ना, तो ये O है, ये O है, O, ओके, ये M है, ये A है, तो BC दे दो या जो भी नाम दो, हमें तो काम करना है, ठीक। cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट, ओके, OM, OC नहीं, OM। अच्छा हाँ, तो ऐसे इस तरह से ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि थीटा ये है, हाँ ये थीटा है, हाँ, और कौन सा थीटा है? वो M। ये वाला थीटा है, और ये परपेंडिकुलर है। समझ में आया? यस सर। तो ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये एंगल है, तो ये हमारा एडजेसेंट होगा और ये होगा ऑपोजिट। डन, पक्का? रब कर दूं ना? OM अपॉन में OC। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा OM अपॉन में OC, मतलब OM हो जाएगा हमारा क्या, OM क्यों ढूंढ रहे हैं हम? हाँ, ये वाला मिल जाएगा ना हमें, OM इज इक्वल्स टू OC cos थीटा, ये मिल जाएगा। तो हमने क्या बोला कि अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दोनों लेंथ सेम हो जाएगी, मतलब क्या, AC विल बी इक्वल्स टू AM, ऐसा हो जाएगा। अगर छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दोनों लेंथ क्या हो जाएगी, सेम। तो हमने बोला कि ये छोटी लाइन है AC, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो AC इज इक्वल्स टू AM हो जाएगा। हमारे पास AC तो पता है, क्या है, R1, लेकिन AM नहीं पता। लेकिन AM को हम ढूंढ सकते हैं, कैसे, OA माइनस OM। OA पूरा है, OA, O टू डायरेक्टली A, वो पूरा है, उसमें से हम माइनस कर दे रहे हैं क्या, OM छोटा सा, तो मिल गया ना AM, तो AM मिल गया। अब OA तो हमारा पता है क्या है, R, OA पूरा तो हमारा क्या है, R, तो माइनस OM अभी फाइंड किया, OC cos थीटा, मिल गया R1, पक्का? ओके, तो ये हमारा आ गया क्या, R माइनस OC cos थीटा। डन? ओके, चलो नाउ OC cos थीटा, OC क्या है, OC, यस, देखो O to C आधा डिस्टेंस है एक, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल्स टू R माइनस A cos थीटा। डन? ओके, ये क्या किया इन्होंने, अच्छा ये तो स्क्वायर किया है, वॉट एवर, हमारा जो आया है वो अभी यहाँ रखो, स्क्वायर किया है तो वही आएगा, यस वही आएगा। ओके, वो आएगा, हम आते हैं उस पे, ये समझ में आ गया? ओके, डन, यहाँ तक का। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब दूसरे R2 भी ढूंढना है, तो सेम प्रोसीजर उसके लिए करते हैं। अच्छा, हमारा R1, हमारी फिगर कैसी थी, मैंने तुम्हें बोला ना कि ऐसा है, यहाँ पॉइंट है, ऐसे है, ऐसे है,
और ऐसे है, तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया। डन। अब ये है छोटी लाइन। अब छोटी लाइन कौन सी है? ये बीच वाली, आर वाली, ये छोटी लाइन है। तो यहाँ से मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। डन। लेकिन वैसे किया ना तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना तो ये एंगल तो मुझे पता नहीं है, ये एंगल भी मुझे पता नहीं है, और ये तो 90 है, कुछ होने वाला नहीं। तो हम उसको थोड़ा अलग वे में लेते हैं। कौन सा अलग वे में लेते हैं? फिर से बनाता हूँ। देखो क्या है, ये हमारा एक चार्ज, ये हमारा दूसरा चार्ज, एंड दिस इज माय पॉइंट, और ये हमारा है मिड पॉइंट। तो ये है थीटा, ये है आर, ये है R1 और ये है R2। यहां से तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था। डन। ये तो कर लिया हमने, खत्म। अब यहां से परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करेंगे हम छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर। तो ये एंगल हमें पता नहीं, ये एंगल भी हमें पता नहीं, तो कुछ होगा नहीं। तो हम उससे थोड़ा उल्टा करते हैं। क्या करते हैं उल्टा? ये बड़ी लाइन ये है ना, उसकी जगह ये कर देते हैं। कैसे? एक्सटेंड करके। डन। एक्सटेंड कर दिया। अब ये एक्सटेंड कर दिया, अब ये छोटी लाइन हो गई, तो अब परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो नाउ वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइक दिस। तो ये हो गया मेरा क्या? 90। डन। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर एंगल पता है। ओके। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। डन। और ये मेरा M था, ये O है, तो इसको मान लो N, और इसको मैंने क्या माना था? B माना था ना, तो अभी भी B ही मानेंगे। ये है A, ये है B और ये है C। डन। अब फिर से यहाँ पर निकालो cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा इज इक्वल्स टू, देखो cos थीटा एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या होगा? NC। अरे NC कहाँ? ये इस साइड कर रहे हैं ना हम, ये ट्राइंगल है। अरे NO, ये है ट्राइंगल। डन। ओके। तो ये थीटा है मेरा, थीटा के ऑपोजिट वाला हाइपोटेनियस होगा। थीटा के सॉरी थीटा के ऑपोजिट बोल रहा हूँ, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेनियस होगा। तो ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस। थीटा ये है, तो ये ON हमारा एडजेसेंट होगा। समझ में आ रहा है? अगर ये थीटा है, ऐसा है ट्राइंगल, कैसा है? ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये जो राइट एंगल है वो कौन है? N, और ये है सपोज B, और ये है N, और एंगल कहां पर गिवन है? B और N के बाद, B और N के ये क्या है? ये N है, ये दिस इज O, दिस इज O। ओके। N 90 डिग्री पर है, तो दिस इज O। तो B, N और O वाला एंगल है, मतलब एंगल यहाँ गिवन है। समझ में आया? पक्का? तो अब अगर ये थीटा है, दिस इज 90 डिग्री, एडजेसेंट क्या होगा? ये थीटा का एडजेसेंट ये होगा। डन। ओके। क्यों थीटा का एडजेसेंट यही लिया, ये नहीं लिया? अरे ये तो हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के सामने वाला। डन। ओके। तो cos थीटा क्या, ये समझ में आ गया? ओके। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है हमारा? ये 90 डिग्री है, तो ये तो हमारा हाइपोटेनियस है, तो एडजेसेंट है हमारा ON डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है हमारा? OB। राइट? समझ में आया? पक्का? सिंपल, हमारा 10th का ही ट्रिग्नोमेट्री है। ओके चलो। नाउ अब ON बाय OB, तो क्या करेंगे? ON इज इक्वल्स टू OB cos थीटा। OB क्या है हमारा? A। ON क्या है हमारा? ON तो ON है, दैट्स इट। ओके। cos थीटा। ओके। अब देखो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, ये छोटी लाइन थी, ये बड़ी लाइन थी, तो दिस इज इक्वल टू दिस होता है जब यहां से हम ये डालते। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता कि ये जो है उसमें से पर्टिकुलर ये जो लाइन है, ये जो लाइन मिलेगी उसमें से इतना माइनस करना पड़ता। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो सेम हो जाएगा।
कहने का मीनिंग है क्या है, देखो समझो, यहाँ से मैं ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता तो A2 आ जाता सपोज x, तो कहने का मीनिंग क्या था, AX इज इक्वल्स टू AO, वही मिलता, दोनों लेंथ सेम हो जाएगी तो AX इज इक्वल्स टू AO। लेकिन मैंने तो इसको छोटी और इसको बड़ी बना दी है, तो हो क्या जाएगा, AB इज इक्वल्स टू AN हो जाएगा। समझ में आया, AB इज इक्वल्स टू क्या, AN, देन श्योर। अच्छा, तो हो क्या जाएगा, AB इज इक्वल्स टू क्या, AN। लेकिन AB तो है मेरे पास, क्या है वो, R2। AN नहीं है, लेकिन AN को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कैसा लिख सकते हैं, NO plus AO। AO प्लस NO, यस करेक्ट, तो ON प्लस OA, डन। Yes, इतना प्लस इतना, अभी OA तो है R, और ON ये रहा A cos थीटा, और OA कितना है R, तो R2 इज इक्वल्स टू मिल गया R प्लस A cos थीटा, डन। Yes, sir. पक्का, Yes, sir. तो R2 इज इक्वल्स टू R प्लस A cos थीटा, तो R2 इज इक्वल्स टू R प्लस A cos थीटा। नाउ ये सारी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, ये स्क्वायर क्यों ये समझ में नहीं आया, व्हाटएवर, चलो ये वो फॉर्मूला देखो ना, A square plus B square minus। वो तो ठीक है, लेकिन लाइक क्यों किया, क्यों वो किया, क्यों वो किया तो है, ये किसका फॉर्मूला है, A माइनस बी टू दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये A प्लस बी टू दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, बट व्हाटएवर आएगा, लेकिन ये समझ में आ गया हमारा, हम cos theta भी तो है। हाँ हमारा भी तो है पॉजिटिव, कोई नहीं आएगा। देखो क्या है हमारा, तो हमने R1 और R2 ढूंढना ढूंढ लिया, अब R1 और R2 की वैल्यू हम डालते हैं, तो क्या करेंगे, यही करें या फिर चलो दूसरा ही करते हैं, दूसरे पेज पर, ये पेज है हमारा और ये पेज है हमारा, यहाँ पे करते हैं। तो V क्या है हमारा, V है हमारा K Q 1/R1 माइनस 1/R2, ये है ओके। अब R1 R2 की वैल्यू डालते हैं, तो R1 की वैल्यू है R माइनस A cos थीटा, R1 की वैल्यू है R माइनस A cos थीटा, एंड R2 की वैल्यू है R प्लस A cos थीटा, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V इज इक्वल्स टू K, ऐसे भी साथ में ले लेते हैं। हाँ ये अभी ले लेंगे, R माइनस A cos थीटा माइनस 1/R प्लस A cos थीटा, ये ऊपर जाएगा K Q, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा R प्लस A cos थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस R प्लस A cos थीटा, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया बिकॉज ऑफ दिस माइनस, यस, डिवाइडेड बाय नीचे इसका स्क्वायर। अब देखो सर A माइनस B A प्लस B। हाँ ये A B B, तो A माइनस B A प्लस B है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, डन। यस सर। सर वो ऊपर R कट जाएगा। हाँ ऊपर ये R कट गया, तो ट्वाइस A cos थीटा हो गया, यस सर। कि Q इज इक्वल्स टू ट्वाइस A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। थीटा। नाउ डाइपोल मोमेंट 2AQ, ये तो गया, KP तो ये क्या हो गया K P P cos थीटा। cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर। सर A स्क्वायर को हम वेरी लेस देन यस, उसको हम बहुत कम, क्योंकि A हमारा 2A डिस्टेंस R की कंपेयर में 2A डिस्टेंस बहुत कम था, तो 2A कम था तो सोचो A कितना कम होगा, ओके 2A कम था तो A कितना कम होगा, और वो भी ना करना हो तो वो करोगे तो भी तुम्हारा A तुम वेरी वेरी लेस लोगे कंपेयर टू दी R, तो उसको निग्लेक्ट कर सकते हो। वो ना करना हो तो थीटा को भी तुम मान सकते हो, हमने थीटा क्या लिया था वेरी वेरी लेस, तभी तो हमने दो लेंथ को एक साथ किया, ओके तभी तो हमने क्या किया, दो लेंथ को एक साथ किया। तो हाँ बोलो सर वो cos थीटा वो भी जो cos थीटा A स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, तो अभी वो cos थीटा में से cos ऊपर वाले cos से कट जाएगा। नहीं कटेगा ना, यहाँ नहीं है ना, बीच में माइनस है, नहीं वो KP cos थीटा में
ये और ये कट जाएगा। एक हाँ नहीं, ये बीच में माइनस है ना, लेकिन मल्टीप्लाई होता तो कट जाता, बीच में प्लस और माइनस हो तो नहीं कट सकता। ऐसे नहीं कटेगा ऑब्वियसली। ओके हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसे डाउट हो तो पूछ लो, लेकिन समझ में आ गया ना। ये बीच में प्लस और माइनस हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कट नहीं होगा। ओके चलो, तो ये हमारा आ गया, इसका फाइनल फॉर्मूला लिखा हुआ है P cos थीटा, के कहाँ गया, हाँ KP cos थीटा, और इसको यस करेक्ट है, आ गया है हमारा। सो डोंट गो बाय दिस मेथड, ये तो भाई बहुत गलता ही मेथड है, माइनस हाफ, नहीं 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 नहीं, हमने जो किया है वो सही है। ओके V इज इक्वल्स टू के क्यू, मतलब Q K है ना, ये रहा के क्यू 2a cos थीटा, तो 2 कहाँ गया हमारा, अच्छा हमने तो P लिख दिया है, हाँ के क्यू 2a cos थीटा, के क्यू 2a cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर। वो r का स्क्वायर कब, जब तुम इसको निग्लेक्ट करोगे, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को निग्लेक्ट करो, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ व्हाट, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, V इज इक्वल्स टू के क्यू 2a cos थीटा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और तुम ये भी बोल सकते हो दिस इज आल्सो एग्जैक्ट वैल्यू kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नाउ इफ सपोज तुम ले लो कि cos की मैक्सिमम वैल्यू है, cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 ले लो, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। डन। अब r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, हमें ही पता है कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ट्वाइस है, ये हमारा एजम्पशन था, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ट्वाइस है। अगर r ट्वाइस से ही बहुत ज्यादा है तो r तो बहुत 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 ज्यादा हो जाएगा a से, अगर ट्वाइस से ही बहुत ज्यादा बड़ा है तो a से तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके तो अगर इतना ही ज्यादा बड़ा है तो हम r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में से a स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं इन दैट केस। ओके निग्लेक्ट करना हो तो एग्जैक्ट वैल्यू तो यही है, निग्लेक्ट करना हो तो कर सकते हैं, a स्क्वायर को निग्लेक्ट किया, इसको 1 लिया था, तो हमारा फॉर्मूला आ गया kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। डन। तो गो बाय दिस मेथड, अदरवाइज ये तो फंस जाओगे ऐसा लग रहा है। ओके क्योंकि बीच में फिर क्यों किया है देखो ना, मतलब जियोमेट्री है डिफरेंट, भाई मैथ्स में तो कितने मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, मैंने बोला ना, तो ये इजी मेथड है। कौन सी, मैं तो ऐसे ही करता हूँ पहले से ही, क्या कि हमारे पास जो है फॉर्मूला वो कर दिया, अब R1 R2 ढूंढो, उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो R1 R2 कैसे ढूंढेंगे, यही फंडा से ढूंढ लो R1 R2। ओके तो एक जगह पे माइनस करना पड़ा, एक जगह पे प्लस करना पड़ा, वो प्लस और माइनस कर लिया। देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, R1 इज लेस देन R, तो R1 से R पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, R1 से R पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया से CM, सो नाउ ये हमारा थीटा एंगल है, तो cos थीटा हो जाएगा हमारा एडजेसेंट मतलब OM डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मतलब CM, सॉरी हाइपोटेनियस मतलब OC, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना तो उसके सामने वाला OC। ओके तो OC ऊपर गया तो OM इज इक्वल्स टू OC cos थीटा, अब हो क्या गया परपेंडिकुलर मतलब AM इज इक्वल्स टू AC, तो AM इज इक्वल्स टू AC R1 है और AM हमारा हो जाएगा टोटल जो R है वो उसमें से OM निकाल दो, तो टोटल जो R है उसमें से OM निकाल दिया, OM की वैल्यू मिल गई हमें क्या, A cos थीटा। वैसे R1 ढूंढा, वैसे ही R2, लेकिन R2 के लिए हमें क्या करना पड़ता, तो R2 के लिए हमें यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता, कर भी लेते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां यहाँ पर एक एंगल पता था, यहाँ पर मुझे ये एंगल भी नहीं पता, ये एंगल भी नहीं पता, ये सिर्फ पता है 90 डिग्री, उससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया, इसी को छोटा रखा और इसको एक्सटेंड करके बड़ा कर दिया, लाइन एक्सचेंज कर दी। अब क्या है, छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है, छोटी लाइन से बड़ी लाइन को परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये जो परपेंडिकुलर डाला है उसकी और वो लाइन की लेंथ क्या हो जाएगी, सेम, मतलब हो क्या गया, AB इज इक्वल्स टू AN हो गया। AN के लिए हमने क्या लिखा, OA प्लस ON, तो ON क्या है, ON तो अभी हमने ढूंढा cos थीटा से ये रहा, और OA हमारा R है तो R2 भी मिल गया। डन, ये हमारा क्या मिल गया, R2। अब ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी, ये रहा टोटल जो ढूंढा वो, R1 की जगह वो पुट किया, R2 की जगह वो पुट किया, सिंपल मैथ्स, ऊपर नीचे एलसीएम लिया एंड हमारा फॉर्मूला बन गया।
डन। और अगर तुम्हें वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ना नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो फिर क्या लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि के पी वेक्टर एंड आर यूनिट वेक्टर लिख दो। और यूनिट वेक्टर लिखोगे दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, पी की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन अगर हमने एक्स ली है तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो वो निगलेक्ट कर देंगे और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। अगेन ये केस तो वही कि cos की मैक्सिमम वैल्यू ओके तो वो 1 और a, तो a फिर यहाँ पे तुम ब्रैकेट में लिख देना सिंस r इज वेरी वेरी ग्रेटर, r स्क्वायर ही लिख दो ना, r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को निगलेक्ट किया तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ओके, k पी आर अपॉन r स्क्वायर। डन, समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके, सो v इज इक्वल्स टू k पी आर अपॉन r स्क्वायर। डन, ओके। Equation is as indicated approximately true only for distances large compared to the size of the dipole, so that the higher order terms in A by R are negligible। तो वही बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन कब हम ये इक्वेशन अगर लोगे तो वो कब अप्लाई कर सकते हैं, जब r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर होगा, मतलब जब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ट्वाइस a वाला जो हमने एजम्पशन लिया है वैसा ही हर बार होगा तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज कर सकते नहीं। अदरवाइज क्या, अदरवाइज तुम्हारा ये एग्जैक्ट वैल्यू। डन, ओके, तो वही चीज बता रहे हैं नाउ सो दैट, हाँ ठीक है। फिर फ्रॉम द इक्वेशन पोटेंशियल ऑन द डाइपोल एक्सिस इज, अच्छा चलो अब देखो दो केसेस पॉसिबल है। क्या क्या केसेस पॉसिबल है कि हमारा ये जो डाइपोल है कोई चार्ज हम लाएंगे तो यहाँ लाएंगे, कहाँ पर, डाइपोल की डायरेक्शन में लाएंगे, मतलब डाइपोल की डायरेक्शन में, ये मतलब ये पॉइंट ए तुम्हारा डाइपोल की डायरेक्शन में है तो मतलब क्या हुआ, जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा 0। पॉइंट ए जो यहाँ था वही पॉइंट ये ही डायरेक्शन में आ गया तो थीटा क्या हो जाएगा 0। थीटा 0 हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थीटा की जगह cos थीटा cos 0 1, तो cos 0 1 हो जाएगा तो k q और cos 0 1 तो k p by r square, that is the formula। डन, पक्का? क्या कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, अगर एक्सिस पे होगा डाइपोल एक्सिस पे, और डाइपोल एक्सिस पे भी कौन सी साइड, पॉजिटिव चार्ज जो जहां हमने लिया है उस डायरेक्शन में होगा तो कॉस मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, किसकी, डाइपोल मोमेंट की, और जिस डायरेक्शन में हमारा पर्टिकुलरली यूनिट चार्ज जिसको हम जहां रखने वाले हैं उसका पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पर क्या है अभी r है, लेकिन मैं बोलूं कि मेरा पॉइंट यहाँ पर है तो पोजीशन वेक्टर ये r हो जाएगा, तो उस केस में तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और एक r की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, सेम हो जाएगी तो cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो cos 0 1 हो गया तो ये cos 0 क्या हो गया 1, ये cos 0 भी क्या हो गया 1, तो kp और r is very very greater than a square, so kp by a square फॉर्मूला आ गया kp अपॉन r स्क्वायर, तो ये आ गया देखो kp अपॉन r स्क्वायर। डन, अब अगर हम ले कि यहां लिया है इस साइड, वैसे इस साइड भी तो हो सकता है एक्सिस पे ही, लेकिन दूसरी साइड, एक्सिस पे दूसरी साइड, अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और तुम्हारा जो पॉइंट है जहां पर तुम लाने वाले हो इंफिनिटी से चार्ज को, वो पॉइंट जहां है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, पोजीशन वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब थीटा क्या बनेगा 180, थीटा 180 बनेगा तो वो क्या आएगा -1, cos 0 1 होता है तो 180 क्या हो जाएगा -1। डन, ओके, तो वो -1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे तो हमारा ये -1 हो गया तो माइनस kp और -1 का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो उसको तो हटाओ, ये भी हट गया, तो माइनस kp अपॉन r स्क्वायर, पहले में आया kp अपॉन r स्क्वायर और अभी आया माइनस kp अपॉन r। डन, सिंपल है, तो आ गया हमारा माइनस k के बाद माइनस को उसका प्रॉब्लम करना इक्विटोरियल पे भी लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर, उसमें क्या लगाते थे हम परपेंडिकुलर, लेकिन इक्विटोरियल पे मतलब इक्विटोरियल जो लास्ट चैप्टर में हम एक तो था अलोंग द एक्सिस और दूसरा था इक्विटोरियल प्लेन। इक्विटोरियल प्लेन मतलब क्या, डाइपोल के परपेंडिकुलर प्लेन, तो डाइपोल ये है उसका परपेंडिकुलर प्लेन अगर हमने लिया वहां पर कोई भी पॉइंट हो तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 से क्या होता है 0,
तो यहाँ वो केस में तो कुछ आएगा ही नहीं। cos 90 तो 1 होता है ना सर? अरे cos 0 1 होता है नहीं, हमें। cos 90 1 होता है। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। अब यहाँ तो हमने cos 0 1 लिया हर जगह, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। डन, ओके, याद रख लो वो अच्छे से। हाँ सर। ये है हमारा 1,0, ये है -1,0, ये है 0,1 और ये है 0,-1। पहला है ये cos, फिर sin, फिर cos, फिर sin, फिर cos, फिर sin, फिर cos, फिर sin। ये है 0, ये है 90 π/2, ओके, ये है 180 which is pi, ये है 3 π/2 which is 270 और ये है 2 pi which is 360। डन। तो पहला cos क्या है, cos 0 क्या है 1 और sin 0 क्या है 0। फिर cos 90 क्या है 0 और sin 90 क्या है 1। ओके, याद आएगा ना? चलो, तो समझ में आ गया, एक प्लस आएगा, प्लस kp/r माइनस kp/r²। नाउ ये हमने बोल दिया। अब जो मेन कंक्लूजन पॉइंट है वो, द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन r बट आल्सो ऑन द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर r एंड द डाइपोल मोमेंट वेक्टर p। हाँ, तो अभी हमने देखा ना कि थीटा पे डिपेंडेंट है, जैसे कि अभी थीटा 90 हुआ तो 0 हो जाएगा। थीटा 0 है तो एक प्लस वैल्यू आएगी, एक माइनस वैल्यू आएगी। लेकिन थीटा बीच में होगा तो बीच वाली वैल्यू भी आएगी। उसमें हमारा जो आंसर है उसमें cos थीटा तो है ही ना, एग्जैक्ट आंसर में हमारा cos थीटा तो है ही, तो मतलब एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, वही चीज है, कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये तो कंक्लूजन है। ओके, द इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फॉल्स ऑफ एट लार्ज डिस्टेंस एज 1/r²। मतलब जब लार्ज डिस्टेंस होगा तो हम a² को निग्लेक्ट कर देंगे, तो फिर क्या होगा, 1/r² में ही वो वेरी करेगा। 1/r² में ही, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो 1/r², नॉट एज 1/r। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। तो अभी सिंगल चार्ज लेंगे तो भी वही चीज आएगी, क्योंकि सिंगल चार्ज में भी हम क्या लेते थे कि kq/r² ऐसे ही लेते थे। तो यहाँ पर भी r² आ रहा है, तो जो 1 में आ रहा था वैसे ही अगर हमने 2 चार्ज लिए तो भी r² ही आ रहा है, चेंज हो रहा नहीं है, वो चीज बोल रहे हैं। अंडरस्टूड? यस, डन, पूरा का पूरा समझ में आया। तो जब भी करो याद रखना हमने जो मेथड की है वो। ओके, उसमें हमने क्या किया है, कुछ नहीं, r1 r2। r1 छोटी लाइन है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो लाइन और ये लाइन की लेंथ क्या हो जाएगी, सेम, और फिर cos थीटा निकाला था, उसका यूज कर लिया। दूसरा r2 एंड r। तो r2 बड़ी है, r छोटी है, तो r से r2 पे ड्रॉ करना है, लेकिन उसमें फिर हमें एंगल नहीं मिलता, इसलिए हमने r को ही थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। अब r बड़ी हो गई, r2 छोटी हो गई, r2 से r पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर से cos थीटा डाला, तो हमें मिल गया r2। r1 r2 की वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर आ गया। डन, पक्का?